आज का हमारा वीडियो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है। इसमें मैं कुछ ऐसे टर्म्स हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे ना केवल लॉ के स्टूडेंट जबकि आम आदमी जो इन सब चीज़ों को नहीं जानता है वो भी इसको समझ पाए। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे रोज़ जो है डे टू डे लाइफ में हमें सुनने को मिलता है, अगर हम कोर्ट्स के या लॉ पॉइंट में अगर हम इसमें बात करें तो आइए हम देखते हैं फिर हमारा जो पहला जो वर्ड है, पहला जो टर्म है वो आता है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो हम लोग जानते हैं कि ऑफेंस या तो बेलेबल होता है या तो नॉन बेलेबल होता है। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं होता कि उसमें बेल नहीं मिलेगी, उसमें बेल मिलती है लेकिन कुछ टर्म्स कंडीशंस के साथ मिलती है। तो बेलेबल ऑफेंस का डेफिनेशन जो है ये सेक्शन 2A में दिया गया है, जो कि कहता है कि एन ऑफेंस विच इज सोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर में शेड्यूल्स बने हुए हैं। अगर हम लोग हमारे कोड के पीछे देखेंगे जो उसमें बहुत सारे ऐसे शेड्यूल बने हुए, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 ऐसे हैं। तो उसमें फर्स्ट शेड्यूल में, और फर्स्ट शेड्यूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें जो है एक तरीके का ऑफेंसेस मेंशन किया गया है। उसके सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल है कि नहीं, या मतलब ऑफेंस के बारे में उसको डिस्क्राइब किया गया है कि कौन से मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल होगा। ये सारी चीज़ें जो है हमें शेड्यूल 1 में मिलती हैं और उसी में ही जो है ये हमें पता लगेगा कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल होता है और कौन सा नॉन बेलेबल होता है। अगर हम सिंपल जनरल टर्म्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो थोड़े से कम ग्रीवियस ऑफेंस होते हैं, जिसमें जो है ग्रेविटी कम होती है, वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं जैसे रेप, मर्डर, ग्रीवियस हर्ट हो गया, डकैती, ये सब जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। लेकिन बेलेबल जो होते हैं जैसे आपस में कुछ झगड़ा हो गया, कोई छोटी मोटी बात पे बहस हो गई, तो ये सब जो होते हैं ऑफेंस ये बेलेबल ऑफेंस होते हैं। या एक और चीज़ हम ध्यान में रख सकते हैं ये पहचानने के लिए कि कौन सा बेलेबल ऑफेंस होता है और कौन सा नॉन बेलेबल होता है। तो अगर कोई ऑफेंस आईपीसी का, अगर उसका पनिशमेंट 3 ईयर से ऊपर होता है तो वो एक तरीके का नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है, और 3 ईयर्स के नीचे वाले जो पनिशमेंट रखते हैं जो ऑफेंसेस, वो एक तरीके के बेलेबल ऑफेंस हो जाते हैं। ये एक बहुत सिंपल क्राइटेरिया है ये चीज़ें पहचानने का। अब बेल के जो प्रोविजंस हैं वो चैप्टर 33 में जो है मेंशन किए गए हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बेल के प्रोविजंस भी हम देखेंगे कि कौन कौन से केसेस में जो है बेल इजीली मिल जाता है, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें बेल किस तरीके से लिया जाता है, या कौन कौन सी कंडीशंस पे जज जो है आपको बेल देता है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बेलेबल और नॉन बेलेबल में जो है डिफरेंस आता है एग्ज़ाम्स में, तो हमें इसको भी देखेंगे हम बाद में जब हम लोग बेल का चैप्टर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा ऑफेंस। तो हमें ये जानना है कि अभी हमने देखा कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। तो जो ऑफेंस वर्ड है इसका भी हमें जो है पता होना चाहिए कि ऑफेंस आखिर होता क्या है। तो सेक्शन 2N है इस कोड का जो ऑफेंस को डिफाइन करता है। ये ऑफेंस वर्ड जो है ये सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी में भी डिफाइन किया गया है। तो इसको हम लोग जो है आगे हम देखेंगे सेक्शन 2N ऑफेंस, आगे भी मैंने लिखा हुआ है इसको, तो मैं आगे इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी हम देखते हैं सेक्शन 2B जो है हमारा चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। ये डेफिनेशन जो चार्ज की है ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली डेफिनेशन है, और इस एग्जैक्ट वर्डिंग तो हमारे कोड में यही है, लेकिन इसका जो दूसरा डेफिनेशन है इससे हम लोग इजीली समझ पाते हैं कि चार्ज आखिर है क्या। अ प्रीसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट अ पर्सन। तो किसी पर्सन के अगेंस्ट में जैसे किसी चीज़ का जो है एक्यूजेशन किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी ने क्राइम किया तो उसके अगेंस्ट में
कुछ उसके ऊपर एलिगेशन लगाई जाती है कि इस पर्सन ने ये जो है अपराध किया है। तो इसमें क्या है कि एक उसका फॉर्मुलेशन किया जाता है कि एक पर्सन ने अगर क्राइम किया तो कौन-कौन से चार्ज के अंडर किया या क्या-क्या जो उसके ऊपर जो है चार्ज लगाए गए हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का? तो चार्ज फ्रेमिंग का ऑब्जेक्ट ये होता है कि कोई पर्सन अगर क्रिमिनल ट्रायल में जाए, जैसे हम इसका जो है आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। एक तरीके की ये मशीनरी है जिसका जो शुरुआत होती है वो ऑफेंस से की जाती है और ऑफेंस होते ही जो है जैसे ऑफेंस में जो है वो हमारे आईपीसी में डिफाइन किए गए हैं। तो ऑफेंस होते ही जो है ये मशीनरी जो है अपने एक्टिव स्टेट में आ जाती है। ऑफेंस के बाद जो है पुलिस के पास कंप्लेन जाता है, हम लोग 100 नंबर डायल करते हैं। तो ऐसे ही चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं जो मैं आपको इन डेफिनेशंस के बाद जो है एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप लोग इसको इजीली समझ पाएंगे कि आखिर ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे जनरल डे टू डे लाइफ में, ये किस तरीके का प्रोसेस चलता है। तो ये भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हम देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज ये होता है, जैसे हम अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें, लेमन लैंग्वेज में, तो ये कहते हैं कि फलाने पर्सन को किस किस सेक्शन में बुक किया गया है, तो वही जो होता है एक तरीके का चार्ज होता है। अब इसका चार्ज फ्रेमिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये क्या करता है कि अगर क्रिमिनल ट्रायल किसी के ऊपर चलता है या आगे किसी को ये हमें बताना है कि इस पर्सन ने ये क्राइम किया है, तो ये क्लियर करता है कि हम इस पर्सन को इस चार्ज के लिए जो है अक्यूज कर रहे हैं। तो ये इसका एक तरीके का ऑब्जेक्टिव होता है। और दूसरा इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि ये अक्यूज पर्सन को एक तरीके का नोटिस प्रोवाइड करता है कि आपके खिलाफ ये चीज़ें जो हैं एलिगेशन लगाई गई हैं, आपके खिलाफ ये चार्जेस लगे हुए हैं, आप इसको जो है अपना डिफेंस की तैयारी करिए। तो इस तरीके से जो है ये चार्ज का जो है काम होता है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि चार्ज एक्चुअली डिटेल में होता क्या है, जब हम लोग इसमें जो है चैप्टर 17 देखेंगे, सेक्शन 211 से 224 तक जो है ये चार्ज का जो है सेक्शंस हैं। और चार्ज आखिर होता क्या है, इसको कैसे फ्रेम किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब हम लोग जो है जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे। अगला हमारा जो डेफिनेशन है ये आ जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का। ये हमारे सीआरपीसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको जानना हर पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिहाफ पर ही बहुत सारे ऐसे जो है पुलिस को पावर्स दी गई हैं जो डिस्टिंग्विश कर देती हैं कि पुलिस को कौन से ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है, कौन से केस में जो है अरेस्ट करने का अधिकार है, या कौन से केस में वो पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसी को बेसिस बना के डिफ़ाइन की जाती हैं कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। तो ऑफेंस की क्लासिफिकेशन जो है एक बेलेबल की तरह से होती है, एक कॉग्निजेबल की तरह से होती है, और भी कई तरीके से होती हैं। तो फिलहाल जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन में क्या लिखा गया है। It means an offence for which in a case a police officer may in accordance with the first schedule or under any other law for the time being enforce arrest without a warrant। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो होती है वो आपको बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकती है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का एक सबसे बड़ा क्वालिटी कहेंगे या प्रॉपर्टी कहेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक्ट जैसे हमारा बना हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल में जो है ये बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल होगा। तो उसके हिसाब से पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट शेड्यूल में कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है। तो क्या पुलिस उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, क्या पुलिस उसमें आपको अरेस्ट कर सकती है, आपके ऑफेंस के हिसाब से जो है ये चीज़ें डिफाइन की जाएंगी। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जनरली क्या होता है कि ज़्यादा ग्रीवियस ऑफेंस होता है, मतलब जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा हाई होती है। ऐसा कोई एग्जैक्ट इसमें बेलेबल ऑफेंस की तरह कोई ऐसे डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है कि 3 साल से ऊपर की सज़ा वाले कॉग्निजेबल होंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लगा लेते हैं कि
जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ये एक तरीके का ग्रेविटी ज़्यादा रखते हैं, ये ज़्यादा थोड़े से हीनियस होते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है सेक्शन 156 क्लॉज 1 में के हिसाब से पुलिस जो है बिना ऑर्डर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेट कर सकता है कॉग्निजेबल केस को और अरेस्ट भी कर सकता है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कोई पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकता उस ऑफेंस को, अरेस्ट करने की बात तो दूर है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और यही जो पुलिस की पावर है, ये सेक्शन 41 में भी यही बात लिखी हुई है कि पुलिस जो है आपको अरेस्ट कर सकता है कॉग्निजेबल केस में बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना वारंट के। तो लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी आता है कि अगर सेक्शन 42 जो सीआरपीसी का है उसमें ये कहा गया है कि अगर आप अपना सही सही नाम पता नहीं बताते हैं, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं और पुलिस वाला कोई आज आके आपसे जो है आपका नाम पता पूछता है और आप अपना जो है आइडेंटिटी उसके सामने प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, या उसको लगता है कि जो है आप झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो वो उस केस में जो है आपको अरेस्ट कर सकता है और आपकी आइडेंटिटी जब तक वो एकदम श्योर ना हो जाए तब तक जो है आपको वो अरेस्ट करके रख सकता है। हालांकि इसमें भी एक क्लॉज आता है कि जब सेक्शन 57 का जो सीआरपीसी का कि 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी पुलिस वाला आपको बिना एफआईआर, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आपको अरेस्ट करके नहीं रख सकता। तो ये भी हम लोग ऐसे कुछ बीच बीच में पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको भी हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे। फिलहाल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर आपने 2 कॉग्निजेबल ऑफेंस किए, जैसे आपने किसी का रेप भी किया और मर्डर भी किया, तो ये दोनों कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ये इस केस में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकता है। अगर आपने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और एक आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, तो वो भी जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही काउंट किया जाएगा। और अगर दोनों ही आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किए हैं तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में काउंट किया जाएगा। तो अगर आपने एक भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कई बार क्या होता है कि हम लोग एक ऑफेंस करते हैं तो उसके जुड़े हुए और भी कई सारे ऑफेंस ऑलरेडी जो है कमिट हो चुके होते हैं। तो उसके लिए जो है इसको बताया गया है कि अगर आपने सीरीज ऑफ ऑफेंस किए और उसमें एक भी ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल हो जाता है तो आपको वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसमें पुलिस जो होगी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह जो है उसको ट्रीट करेगी। अच्छा, अगर मान लीजिए कि एक पुलिस के पास आपकी कंप्लेन गई किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके, अब पुलिस ने जो है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया और बाद में पुलिस को लगता है कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि पुलिस वाला उसी टाइम ही जो है उस अपनी इन्वेस्टिगेशन को रोक देगा और मजिस्ट्रेट को अपने सारे रिपोर्ट देगा कि ये पर्सन जो था इसके खिलाफ हमने गुड फेथ में कॉग्निजेबल ऑफेंस कंसीडर करके इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन इसके जो रिपोर्ट आ रही है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की आ रही है। तो वहाँ पे जो है वो मजिस्ट्रेट उसको डायरेक्शन देगा कि आप इसको या तो कंटिन्यू करिए या तो बंद कर दीजिए इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे भी जो है चीज़ें होती हैं, ये भी जो है हमें पता होनी चाहिए। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में जो है डिफरेंस काफ़ी आता है एग्ज़ाम्स में, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसका डिफरेंस भी हमें करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। यही जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट पर्सन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट वारंट, नॉन कॉग्निजेबल में नहीं कर सकते, और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के। कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही एफआईआर लिखी जाती है सेक्शन 154 सीआरपीसी में, और कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो सीरियस होते हैं। तो ऐसे ही जो है डिफरेंस हम इसमें बना सकते हैं। तो अगला जो हमारा डेफिनेशन है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो कि है कंप्लेंट को लेके। हम लोग जो है कंप्लेन लिख के देते हैं पुलिस थाने में जनरल लेमन लैंग्वेज में, तो वो एक तरीके का कंप्लेन यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है। मतलब
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से वो कंप्लेन जो है ये वाली कंप्लेन नहीं है। यहाँ पे आपको कंप्लेन का मतलब ये बताना है कि एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report। तो यहाँ पे कंप्लेन का मतलब ये है कि आपने ओरली या रिटर्न में मजिस्ट्रेट को कंप्लेन लिखा है। तो ये जो है हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कंप्लेन जो किया जा रहा है वो मजिस्ट्रेट को किया जा रहा है, ना कि पुलिस को किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हम आगे देखेंगे कि मजिस्ट्रेट को कंप्लेन का जो प्रोसेस होता है, कंप्लेन के बाद जो अगला प्रोसेस होगा ट्रायल का, वो एक अलग प्रोसेस होता है। और पुलिस ने जो आपका कंप्लेन लिखा है, एफआईआर लिखा है, उसका जो प्रोसेस होता है वो एक अलग प्रोसेस होता है। तो ये हम लोग आगे जो है जानेंगे कि अगर आपने सीधा कंप्लेन किया है मजिस्ट्रेट को तो उसमें जो है क्या प्रोसेस होता है, ये हम आगे देखेंगे। इसके साथ साथ एक और टर्म आता है डीम्ड कंप्लेंट का। डीम्ड कंप्लेंट एक तरीके से ये होता है कि जैसे मैंने अभी ऊपर जो एक एग्जांपल लेके बताया था, अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है और उसको पता लगता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा मजिस्ट्रेट को, वो जो एक तरीके से रिपोर्ट जो है वो डीम्ड कंप्लेंट कहलाएगी, जिसमें पुलिस ऑफिसर जो होगा वो कंप्लेनेंट होगा। तो ये होता है डीम्ड कंप्लेंट। तो यहाँ पे जो है अगर हम इसके डिटेल डेफिनेशन में जाएं कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट का जो फॉर्म होगा या तो वो ओरल कंप्लेंट होगा या तो रिटन होगा। और दूसरा जो कमीशन ऑफ ऑफेंस होगा इसमें, जैसे किसी पर्सन के अगेंस्ट आप कंप्लेन लेके जा रहे हो मजिस्ट्रेट के पास, तो या तो मजिस्ट्रेट को ओरली बताओगे कि सर ऐसा ऐसा जो है इस पर्सन ने किया है, या तो आप रिटर्न में बताओगे। तो यहाँ पे क्या है कि या तो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताओगे आप, या तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताओगे। और ऐसा है कि इसमें आप ये भी कह सकते हो कि हमारी सामने जो है एक पर्सन ऐसे ऐसे था और उसको जो है वो देख नहीं पाया। मतलब जिस पर्सन के अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके नोन में हो, वो आपका अननोन भी हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे और हमें ध्यान में रखना है कि जो कंप्लेन किया जा रहा है वो मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली किया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कंप्लेन के केस में। हालांकि ऐसे कंप्लेन का कोई फॉर्मेट नहीं होता है कि आपको पर्टिकुलर चीज़ें बतानी हैं या पर्टिकुलर चीज़ें एक फॉर्म में जो है लिखना है कि तभी कंप्लेन कहलाया जाएगा। कंप्लेन जो है वो सिंपल एक लेटर के थ्रू भी किया जा सकता है। और एक और बात यहाँ पे जो है हमें जान लेनी चाहिए कि आप जो है किसी थर्ड पर्सन के लिए भी कंप्लेन कर सकते हो। जैसे कोई ऑफेंस हुआ और मेरे साथ नहीं हुई है वो चीज़, तो किसी और के साथ भी अगर कोई ऑफेंस हुआ है, गलत हुआ है, तो आप जो है कंप्लेन उस केस में भी जो है मजिस्ट्रेट को कर सकते हो। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जब हम लोग सेक्शन 195 से 199 तक कोड का पढ़ेंगे, जैसे डिफेमेशन के केस में जो है आप खुद को जो है खुद ही को जो है एग्रीव्ड मानना पड़ेगा। मतलब ऑफेंस मेरे खिलाफ ही होना चाहिए, तभी जो है आगे जो है कंप्लेन मानी जाएगी वो। तो ऐसे ही कुछ क्लासिफिकेशन हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से केस में जो है कंप्लेन जो है वो आप दूसरे पर्सन के लिए भी कर सकते हो, कौन से केस में आपको खुद उस चीज़ के हार्म हुआ है आपको, तो आप उसमें कंप्लेन कर सकते हो। ये हम लोग जो है आगे देखेंगे। अगला हमारा है इंक्वायरी। इंक्वायरी जो होता है ये सेक्शन 2G में डिफाइन है इस कोड के। इसका मतलब होता है एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ये भी हमें जो है ध्यान में रखनी है बात कि इंक्वायरी जो की जाती है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। और इंक्वायरी और ट्रायल जो होता है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनको जो है मैं बताऊंगा कि कौन से स्टेज पे इंक्वायरी की जाती है और कौन से केस पे ट्रायल किया जाता है। तो ये स्टेजेस जो हैं इसके डिफ़ाइन किए गए हैं एक तरीके से। पहली चीज़ें ख़त्म होगी तब दूसरी चीज़ स्टार्ट होगी। जैसे पहले ऑफेंस होगा तभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जब लग जाएगी तभी जो है आगे
ट्रायल स्टार्ट किया जाएगा या चार्ज फ्रेम किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ये चीज़ें जो हैं एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे एक वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कैसे चीज़ें होती हैं। फिलहाल हम लोग इन टर्म्स को जान रहे हैं कि ये टर्म्स आखिर इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि आप इसको जानते रहोगे तभी आगे की चीज़ें जो है आपको समझ आएंगी कि आखिर जो है इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सब लीगल टर्म्स हैं और लीगल टर्म्स जो है आपको पता होनी चाहिए। तो इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सच को जो फैक्ट्स हुए रखे हैं टू एसर्टेन ट्रुथ और फॉल्सिफाई ऑफ फैक्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर अंडर दिस कोड। तो आपके खिलाफ कोई जो है कंप्लेन गई या पुलिस ने जो है आपके खिलाफ ये कर दिया कि आपने ऑफेंस किया है, तो पहले जो है मजिस्ट्रेट एक तरीके की इंक्वायरी करेंगे कि क्या सच में जो है जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, आपके खिलाफ एलिगेशन लगाया जा रहा है कंप्लेंट के थ्रू या पुलिस के रिपोर्ट के थ्रू, क्या वो सच में है भी, उसकी इंक्वायरी जो है मजिस्ट्रेट की के द्वारा की जाती है। जिससे कि अगर जो है वो आपके खिलाफ जो है ऑफेंस सही पाया जाता है, एक प्राइम फेसी मजिस्ट्रेट को लगता है इन फर्स्ट ओपिनियन कि आपके खिलाफ जो कंप्लेन आई है वो ठीक है, तो वो जो है इस कोड के अंदर आगे की तरफ बढ़ेंगे, चार्ज फ्रेम कर देंगे। तो ऐसे ही होता है इसका प्रोसीजर। तो पहले जो है मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि इंक्वायरी वो करेंगे कि आपने सच में क्या ऑफेंस किया है या जो फैक्ट्स आपसे जुड़े हुए आ रहे हैं क्या आपने जो है उस फैक्ट्स को अंजाम दिया भी है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इंक्वायरी में की जाती हैं। इंक्वायरी जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है और ये और ट्रायल जो होता है ये दोनों ओवरलैप नहीं करते हैं, मतलब इनका ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले इंक्वायरी होगी उसके बाद ही ट्रायल होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ट्रायल के बाद इंक्वायरी की जा रही है। तो हमेशा पहले इंक्वायरी होगी उसके बाद ट्रायल होगा। तो ट्रायल एक तरीके का डिटेल्ड प्रोसेस होता है, कई तरीके के ट्रायल्स भी होते हैं, हम उसको भी आगे देखेंगे कि कौन कौन से ट्रायल होते हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस में कौन कौन से ट्रायल किया जाता है, कौन से कोर्ट्स जो है किस तरीके के ट्रायल करती हैं, ये भी हम लोग आगे एक एक करके देखेंगे। अगला हमारा डेफिनेशन आता है इन्वेस्टिगेशन का। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले ऑफेंस होता है, तो अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के। तो वही जो है पुलिस के पास ये इन्वेस्टिगेशन का पावर है, तो पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करती है प्राइम फेसी। इसका जो डेफिनेशन है इसमें ये कह रहा है कि इट इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर द कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट ऑथोराइज्ड बाय हिम। तो इन्वेस्टिगेशन का बेसिकली क्या मतलब होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और एविडेंस को इकट्ठा करती है। जैसे आपने देखा होगा कि पुलिस सबसे पहले कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है या सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को जो है कलेक्ट करती है, ये सारे एविडेंस होते हैं। या जिस हथियार से जो है क्राइम हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है या कोई और क्राइम हुआ है, तो उस हथियार को जो है वो कलेक्ट करती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये पुलिस के द्वारा किया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन में जो है पुलिस सारे एविडेंस को कलेक्ट करके पर्सन के खिलाफ अपना रिपोर्ट देती है कि इस पर्सन ने बेसिकली जो है ऑफेंस किया भी है कि नहीं किया, उसी एविडेंस के आधार पे। और मजिस्ट्रेट उसके जो रिपोर्ट होता है और जो एविडेंस होता है उसके आधार पे ये डिसाइड करते हैं कि इनके साथ जो है आगे क्या किया जाए, या तो इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए, वहीं पर ही जो है इनको बरी कर दिया जाए कि फ्री कर दिया जाए कि इनके पर कोई चार्ज बनता ही नहीं है, या तो उस रिपोर्ट के आधार पे चार्ज फ्रेम किया जाए कि हाँ इन्होंने प्राइम फेसी लगता है कि इन्होंने ऑफेंस किया है, तो आगे चार्ज फ्रेम करके आगे ट्रायल किया जाता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये सेकेंड स्टेज होता है एक तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो ऑफेंस होता है, जब ऑफेंस होगा तभी जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। तो अगला जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेशन को लेके कि अगर पुलिस जो है मान लीजिए मजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेंट जाती है कि ये पुलिस जो है
ये ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं कि वो किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब किसी लेमैन को अपॉइंट नहीं करेंगे, उनको इस चीज़ का जो है नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें एविडेंस में काउंट की जाती है और कौन कौन सा चीज़ें जो है कलेक्शन किया जाएगा एविडेंस का, ये जो है उस पर्सन को पता होना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन में जो है या तो पुलिस ऑफिसर करते हैं या तो कोई और पर्सन भी कर सकता है, स्पेशल केसेस में अगर मजिस्ट्रेट उस पर्सन को ऑथराइज करे तो। ये जो है इन्वेस्टिगेशन का। अगला हमारा जो डेफिनेशन है सेक्शन 2I का, ये आ जाता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं कि एनी प्रोसीडिंग इन विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो जितनी भी चीज़ें दी जाती हैं, एविडेंस दिया जाता है, कोई बयान दिया जाता है किसी के द्वारा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, मतलब कोर्ट के परिसर में या कोर्ट में अगर कोई भी आप अपना बयान दे रहे हैं या कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उस स्टेटमेंट की वैलिडिटी जो है ओथ से आती है। या तो आप वो बात एफिडेविट पे लिख के दें या तो जो है वो बात आप ओथ पे कहें। तो ये ओथ पे जो बातें कही जाती हैं कोर्ट में, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि वो आपके नॉलेज के हिसाब से वो ठीक हों। क्योंकि अगर वो चीज़ें कोर्ट को पता लगी कि ये चीज़ें आपने गलत बोली हैं और एफिडेविट पर उसको साइन भी किया हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि आपके ऊपर भी जो है ये केस चल सकता है, आपको भी जो है मजिस्ट्रेट जो है आपके खिलाफ भी चार्ज फ्रेम कर सकता है, इसमें आपको पनिशमेंट दे सकता है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो होती हैं जो जज के सामने चलती हैं। अब इन्वेस्टिगेशन जो है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं है। जुडिशियल प्रोसीडिंग हमेशा जज के सामने ही चलेंगी और जो भी एविडेंस पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने वो ओथ पे किया जाएगा, जिससे उसकी वैलिडिटी या उसका जो वजन है वो बना रहे। अब जो है सेक्शन 2N ऑफेंस की बात कर लेते हैं। तो ऑफेंस जैसे कि मैंने कहा कि एक तरीके का क्राइम जो है कह सकते हैं कि फलाना पर्सन ने ये ऑफेंस किया, मतलब ये क्राइम किया। इसका मतलब क्या होता है? एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर किसी पर्सन के द्वारा कोई एक्ट किया जाता है और वो एक्ट ऑलरेडी किसी जो है लॉ में पनिशेबल बताया गया है, तो वो एक तरीके का ऑफेंस हो जाएगा। और सेकंड जो है हमारा, एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए कंप्लेन में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ। तो अगर इस टाइम पे मान लीजिए 2023 में अगर कोई एक्ट ऐसा है जिसको पनिशेबल बनाया गया है, जैसे मर्डर पनिशेबल ऑफेंस है, तो 2023 के टाइम के हिसाब से देखा जाएगा ये चीज़ें जो है ऑफेंस में आती हैं कि नहीं आती। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, जो एडल्ट्री था उसको जो है ऑफेंस माना जाता था एक दो तीन साल पहले तक, लेकिन अब जो है वो ऑफेंस में नहीं आता है। हालांकि वो एक ग्राउंड बना हुआ है तलाक का। तो ये जो यहाँ पे कहने की बात हो रही है, जो हमें ध्यान में रखने वाली बात है कि वो लॉ जो है उस टाइम पे फोर्स में होना चाहिए, तभी वो ऑफेंस की डेफिनेशन में आएगा। या तो कोई पर्सन कोई गलत काम करे, एक्ट करे और उसको जो है ऑफेंस माना गया है, या तो कोई पर्सन ओमिशन करे। जैसे ओमिशन का यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि एक ही चीज़ें ऐसी है जो हमारे कोड में डिफ़ाइन की गई है कि जिसको आप ओमिट कर दोगे, आप वो काम नहीं करोगे, तो आप जो है अपराधी कहलाओगे, आप जो है ऑफेंस कर दोगे। 491 में अगर भरण पोषण करना है किसी बच्चे का और आप नहीं कर रहे हो, तो वो भी जो है ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। और सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो सेक्शन 20 है कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 का, ये पहले ऑफेंस जो है इसको काउंट नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसको काउंट किया गया क्योंकि इसका जो प्रोविज़न है कैटल ट्रेसपास का सेक्शन 20 के अंदर, ये पहले सीआरपीसी में नहीं था, बाद में इसको जो है इंक्लूड किया गया, इसीलिए इसके लिए अलग से एक पॉइंट बनाया हुआ है।
तो उम्मीद है कि आपको ऑफेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो डेफिनीशन है वो सेक्शन 2R है, जो पुलिस रिपोर्ट की बात करता है। तो अगर कोई ऑफेंस हुआ और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, तो पुलिस अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देते हैं कि इस केस में इस पर्सन ने ये ऑफेंस किया है। तो अगर उसमें पुलिस ये रिपोर्ट देती है कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस किया है और ये चीज़ें जो है ये फैक्ट्स के साथ पूरा डिटेल देंगे केस का, कि कौन सा पर्सन था, कौन सी जगह पे ऑफेंस हुआ, किसके अगेंस्ट हुआ, कौन कौन विक्टिम रहा, ये सारी चीज़ें जो है पुलिस रिपोर्ट में रहती है। तो सेक्शन 173 क्लॉज 2 के अंदर जो है मजिस्ट्रेट को जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट देती है, वो एक तरीके का पुलिस रिपोर्ट कहलाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पुलिस या तो ये रिपोर्ट देगी कि फलाने पर्सन ने, एक्स पर्सन ने जो है ऑफेंस किया है, तो उसको पुलिस रिपोर्ट कहेंगे। और अगर ये भी कह सकती है कि इस पर्सन ने ऑफेंस नहीं किया, तो उसके लिए जो है वो क्लोजर रिपोर्ट भी कह सकते हैं उसको। तो चालान, पुलिस रिपोर्ट, ये सब चीज़ें जो है एक ही होती हैं, जो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के बाद दी जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो वारंट केस को लेके आता है। अब वारंट, जैसे हमने अरेस्ट की बात किया कि पुलिस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, तो वारंट को भी समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। वारंट एक तरीके का जो है एक ऑर्डर होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा कि इस पर्सन को अरेस्ट किया जाए। तो अगर कोई केस या कोई ऑफेंस किसी ऐसे क्राइम से रिलेटेड है जिसकी सज़ा जो है डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स है, अगर 2 साल से ज़्यादा तक का सज़ा वो ऑफेंस रखता है, तो वो वारंट केस में काउंट हो जाता है। और दूसरा, समन केस की अगर हम बात करें, तो समन केस जो होते हैं वो 2 साल से कम की सज़ा वाले होते हैं, जो ज़्यादा ग्रीवियस नहीं होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर वारंट केस में जो है मजिस्ट्रेट वारंट ही इशू करे। वारंट केस एक तरीके का ऐसा केस होता है, इनका एक अलग ट्रायल प्रोसीजर बना हुआ है कि वारंट केस के लिए वारंट ट्रायल किया जाएगा और समन केस के लिए समन ट्रायल किया जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग प्रोसीजर बने हुए हैं हमारे कोड में, जो हम लोग आगे देखेंगे जब आगे हम पढ़ेंगे ट्रायल्स के बारे में। जब हम देखेंगे कि किस तरीके के ट्रायल होते हैं, कौन से ऑफेंस में कौन सा वारंट ट्रायल किया जाता है, कि समन किया जाता है, या क्या समन ट्रायल वारंट में कन्वर्टिबल है, या वारंट ट्रायल जो है समन ट्रायल में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, ये भी हम आगे देखेंगे। तो वारंट केसेस एक तरीके के वो केसेस होते हैं जिसमें अगर कोई पर्सन के खिलाफ ये चार्ज लगा है कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस किया है, और वो ऑफेंस या तो उसका पनिशमेंट डेथ है, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर एक्सीडिंग 2 ईयर्स है, 2 साल से ज़्यादा तक की सज़ा है उस ऑफेंस में, तो वो वारंट केस कहलाता है। ऐसे केसेस में पुलिस जो है आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और वारंट केसेस जो होते हैं वो ग्रीवियस ऑफेंसेस होते हैं, और समन केसेस जो होते हैं वो थोड़े से लेस सीरियस केसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2WA विक्टिम के डेफिनेशन। यहाँ पे मैं आपको सारे डेफिनेशंस नहीं करा रहा हूँ, वही डेफिनेशन करा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और जो ज़्यादातर हमारे जो है डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। और भी डेफिनेशंस हैं, जैसे हाई कोर्ट का डेफिनेशन है, अब उसको बताने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि हाई कोर्ट क्या होता है। तो हम जो है इम्पॉर्टेंट ही डेफिनेशंस यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ये विक्टिम है। विक्टिम का जो डेफिनेशन है ये CRPC में अमेंडमेंट करके 2008 में जो है ऐड किया गया। इसका मतलब ये होता है कि मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी इंजरी लॉस कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन फॉर विच द अक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन चार्ज्ड। तो अगर किसी ने आपके खिलाफ कोई ऑफेंस किया है, आप सफरर हो, यहाँ पे आपको डैमेज हुआ, आपको इंजरी हुई, तो आप विक्टिम हो जाते हो। इसमें क्या है कि आपके गार्जियन भी विक्टिम हो जाते हैं। अगर आपको कोई कुछ हो जाता है तो आपके गार्जियन को भी लॉस होता है, तो इस तरीके से जो है वो भी आपके
जो है विक्टिम में काउंट हो जाते हैं, या आपके बच्चे हैं तो और आपको कुछ हो जाता है तो वो भी विक्टिम में जो है काउंट हो जाते हैं। ज़्यादातर ये विक्टिम वर्ड जो है ये कंपनसेशन को लेके आता है। जब हम लोग कंपनसेशन की बात करते हैं तो कंपनसेशन जो है विक्टिम्स को मिलता है। और भी कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हमारे एक्ट में डिफ़ाइन तो नहीं किए गए हैं, लेकिन ये हैं बहुत इम्पोर्टेंट, और इनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं या अगर कोई कमी लगती है तो आप हमें इसमें सुझाव भी दे सकते हैं कि हम उस चीज़ को लेके क्या इम्प्रूवमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।